नमस्कार, स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौर्यन एम्पायर, मतलब मौर्य साम्राज्य। टोटल इसमें जो मैंने प्रश्न लिए हैं वो है 116, मतलब 116 क्वेश्चंस है। तो ये जो पूरा टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, ये हम लोग एमसीक्यूज के रूप में कवर करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में। अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं तो इसके बाद आप लोगों को इस टॉपिक पे मौर्य साम्राज्य के ऊपर आपको और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए पहले इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री का जो मेरा सीरीज चल रहा है, इसमें सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग कर चुके हैं, वैदिक सभ्यता कर चुके हैं, महाजनपद काल भी कर चुके हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी कर चुके हैं। तो ये पांचों वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। इसके अलावा आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मौर्य साम्राज्य। तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। सारा का सारा हिस्ट्री मैं एमसीक्यूज के रूप में कवर करने वाला हूं और ये सारे एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और जो आपको काफ़ी बेनिफिट करेंगे। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई बैंकिंग हो या आप टीचर के लिए करते हो, कुछ के लिए भी हो, सारे में आपको ये लेक्चर काफ़ी बेनिफिट करने वाला है। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। विच डायनेस्टी डिड रूल ओवर मगध आफ्टर नंदा डायनेस्टी? नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो देखिए ये प्रश्न आया हुआ 47th बीपीएससी 2005 में। तो ऑप्शंस में है मौर्य, सुंग, गुप्ता या कुषाण। तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसे अटेम्प्ट कीजिए। और टोटल जो प्रश्न है 116 प्रश्न है। इसके बाद आपको इस टॉपिक पे एक भी डाउट नहीं रहेगा। आप लोग बस लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिए और आप लोग लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नंद वंश के बाद मौर्य वंश ने मगध पर शासन किया। दूसरा प्रश्न, नंद वंश का वो आखिरी शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया और मार डाला? महापद्मनंद, धनानंद, अजातशत्रु या बिंदुसार? तो वो आखिरी जो राजा था नंद वंश का वो था धनानंद। इसको मारकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गद्दी हासिल की। तीसरा प्रश्न देखते हैं। कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों नंद वंश की हो रही पतन को कालिदास द्वारा रचित किस संस्कृत नाटक में सजीव चित्रण किया गया है? मतलब चित्रों के साथ उसका वर्णन किया गया है। जो नंद वंश की हार हो रही थी कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, तो वो किस संस्कृत नाटक में किया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम या मृच्छकटिकम? तो ये किया गया है मालविकाग्निमित्रम में। थर्ड का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न, मौर्य वंश को किसने स्थापित किया? अशोका ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने या बृहद्रथ ने? तो यह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। पांचवा प्रश्न, मौर्य साम्राज्य कब शुरू हुआ? 361 ईसा पूर्व, 332 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व या 273 ईसा पूर्व? तो ये जो मौर्य साम्राज्य है यह स्टार्ट हुआ था 322 ईसा पूर्व में और 322 ईसा पूर्व से यह चला था 185 ईसा पूर्व तक चला था। जो पहला राजा था वो हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया है, वो था चंद्रगुप्त मौर्य। और चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल कब से कब तक था? ये 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल। आइए बात करते हैं छठे प्रश्न के बारे में। निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना वंश है? तो यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में आपको बताना है सबसे पुराना कौन सा है। गुप्ता डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी या शुंग डायनेस्टी? तो सबसे पुराना जो है वो है मौर्य डायनेस्टी। इसके बारे में हम लोग अभी बात कर चुके हैं कि ये 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व तक था। अगर इसके बाद हम लोग देखेंगे तो ऐसे तो पूछा जा रहा है सिर्फ एक, यहाँ पे क्रम में आपको सजाना तो है नहीं। इसके बाद है शुंग डायनेस्टी। शुंग डायनेस्टी के बाद नंबर आता है कुषाण डायनेस्टी का और सबसे लास्ट जो है गुप्ता डायनेस्टी का है, क्योंकि गुप्ता डायनेस्टी का जो कार्यकाल था वो था 319 एडी में चला गया था। ये बीसी से एडी में चला गया था और ये 540 एडी तक था। ये था गुप्ता डायनेस्टी। आइए बात करते हैं सातवें प्रश्न के बारे में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? लुम्बिनी, राजगृह, वैशाली या पाटलिपुत्रा? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। आठवां प्रश्न देखते हैं। किस ग्रंथ ने मौर्यों को शूद्र बताया कि ये शूद्र थे मौर्य लोग? तो ये आठवां में ऑप्शन जो है पुराणाज ने, वेदाज ने,
ब्राह्मणाज ने या उपनिषद ने? किसने बताया था कि मौर्य शूद्र हैं एक्चुअली? तो ये बताया गया है पुराणों में। पुराणों में जिक्र है कि मौर्य कोई और नहीं बल्कि शूद्र कास्ट से थे। अब देखिए टोटल जो पुराण है, वैदिक सभ्यता जो मैंने पढ़ाया है उसमें ये लेक्चर, उसमें एक सारा मैंने कवर किया है। टोटल 18 जो है वो फेमस पुराणाज है, मतलब पुराण जो है वो टोटल 18 फेमस है। जैसे कि सबसे जो फेमस है मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, तो इस तरीके से टोटल 18 फेमस पुराण है। 9वां प्रश्न देखते हैं। किस ग्रंथ ने मौर्यों के लिए वृषाल या कुलहीन, मतलब निम्न कुल का, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है? किस ग्रंथ ने? मुद्रा राक्षस ने, वेद ने, ब्राह्मणाज ने या उपनिषद ने? तो ये किया गया है मुद्रा राक्षस में। इस ग्रंथ में किया गया है ये यूज कि मौर्य जो है एक्चुअली निम्न कुल के थे। और मुद्रा राक्षस को लिखा किसने है? तो ये लिखा है विशाख दत्त ने। विशाख दत्त ने लिखा है कि मौर्य एक्चुअली मतलब कुलहीन से थे, मतलब निम्न कुल के थे। 10वां प्रश्न। मौर्य साम्राज्य की सबसे प्रमुख भाषा क्या थी? संस्कृत, पाली, मगधी प्राकृत या हिंदी? तो इनकी जो सबसे प्रमुख भाषा थी वो थी मगधी प्राकृत, मतलब मौर्य साम्राज्य की। 11वां प्रश्न। मौर्य काल के समय लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? फिशिंग, मतलब मछली मारना और बेचना खाना, बिजनेस, एग्रीकल्चर या तो फिर स्विंग, मतलब सिलाई। क्या था मौर्य काल के समय लोगों का प्रमुख व्यवसाय? तो ये था एग्रीकल्चर, मतलब खेती बाड़ी, मतलब कृषि। 12वां प्रश्न। निम्न में से कौन सिकंदर महान का समकालीन था? मतलब जिस समय सिकंदर महान था उसी समय ये भी थे। कौन था वो? बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या पुष्यमित्र शुंग? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य। जिस समय सिकंदर महान थे उसी समय ये चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। 13वां प्रश्न। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया किनके द्वारा? कनिष्क के द्वारा, हर्ष के द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा या समुद्रगुप्त द्वारा? तो जो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था वो किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। 14वां प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का एक उत्साही अनुयायी था? मतलब उस धर्म को मानता था या बन भी गया था, उस धर्म में चला भी गया था लास्ट में अपनी जिंदगी के अंतिम समय में। तो वो कौन सा धर्म था? बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म या जीव धर्म जो होता है। तो ये किस धर्म का एक उत्साही अनुयायी था? तो ये थे जैन धर्म के, और मतलब अपने जीवन के अंतिम समय में ये जैन धर्म को अपना लिए थे चंद्रगुप्त मौर्य। 15वां प्रश्न। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था, कई बार बात कर चुके हैं, वो है चंद्रगुप्त मौर्य। तो 15वां का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 16वां। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म को अपनाया? महावीर, भद्रबाहु, दिगंबर या उपगुप्त? तो ये एक्चुअली भद्रबाहु के संपर्क में आकर जैन धर्म को अपनाए थे। और भद्रबाहु जो थे वे मतलब जैन धर्म के भी दो टुकड़े हो गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये दिगंबर के संस्थापक थे। दिगंबर जो संप्रदाय हो गया था जैन धर्म के, उसके संस्थापक थे भद्रबाहु। और जो श्वेतांबर संप्रदाय था उसके थे स्थूलभद्र। याद रखिएगा इसको। 17वां प्रश्न। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है परिशिष्ट पर्वन में। परिशिष्ट पर्वन जो है ये एक जैन ग्रंथ है, इसमें ये उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। 18वां प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य का शिक्षक कौन था? तो इनके जो शिक्षक थे वो थे चाणक्य। अक्सर हम लोग देखते हैं चाणक्य नीति, आज भी बात होती है, जब भी पॉलिटिक्स की बात होती है तो चाणक्य नीति की बात होती है। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो शिक्षक थे वो थे चाणक्य। 19वां प्रश्न। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य जो थे ये किस शिक्षा के केंद्र से जुड़े हुए थे? मतलब ये शिक्षा की प्राप्ति कहाँ से किए थे? तो 19वां का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा तक्षशिला से ये जुड़े हुए थे। चाहे पढ़ने में या पढ़ाने में ये तक्षशिला से जुड़े हुए थे, तक्षशिला यूनिवर्सिटी से। 20वां। चाणक्य और किस नाम से जाने जाते थे? मतलब इनका और क्या नाम था? चंद्रगुप्त, कौटिल्य, विशाखदत्त या पाटलिपुत्रा? तो इनका एक और नाम था, वो था कौटिल्य। मतलब इनका कौटिल्य भी नाम था और चाणक्य भी इनका नाम था। 21वां। चाणक्य को उनके बचपन में किस नाम से जाना जाता था? ये भी देखिए यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2006 में प्रश्न आया हुआ है। तो इनको बचपन में जिस नाम से जाना जाता था वो था नाम विष्णुगुप्त। मतलब बचपन में इनका नाम था विष्णुगुप्त, बाद में चाणक्य और कौटिल्य। 22वां प्रश्न। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? तो कौटिल्य जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो 22वां का हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। 23वां।
अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र लिखा गया था कौटिल्य के द्वारा। तो 23 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब ये जो अर्थशास्त्र है ये किस बारे में ये किताब है? तो ये है स्टेट क्राफ्ट के बारे में, मतलब शासन कला आपको कैसे चलाना है एक राज्य का, उसके बारे में है ये अर्थशास्त्र। 24वां, अर्थशास्त्र धर्म ग्रंथ में किस राजा के शासन के बारे में लिखा हुआ है? तो ये ऑब्वियसली चंद्रगुप्त मौर्य जो जब राजा थे तो इनके शासन काल के बारे में लिखा हुआ अर्थशास्त्र में। 25वां, कौटिल्य की किताब अर्थशास्त्र किस बारे में है? अभी मैंने बताया था ये है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट, मतलब शासन कला की विधि के बारे में है ये कि कैसे इसको चलाना चाहिए। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। आइए आगे हम लोग देखते हैं 26वां प्रश्न। कौटिल्य की अर्थशास्त्र खास तौर पर इस पहलू के बारे में है। तो इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, लेकिन अलग अलग एग्जाम्स में प्रश्न आया हुआ है अलग अलग तरीके से। तो ऑब्वियसली इसका आंसर जो है बी हो जाएगा, पॉलिटिकल पॉलिसीज, मतलब शासन कला के बारे में ही है। 27वां प्रश्न, कौटिल्याज अर्थशास्त्र मेनली डील्स विद, सेम ही क्वेश्चन है ये, एसएससी 2015 में आया हुआ है। तो ये है पॉलिटिकल स्टेट क्राफ्ट, मतलब शासन कला के बारे में। 28वां प्रश्न, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है ये कितने अधिकरणों में विभाजित है? अधिकरण बेसिकली होता है कि मतलब कितने बुक में विभाजित है, एक बुक में नहीं है सारा का सारा अर्थशास्त्र। तो ये टोटल 15 अधिकरणों में विभाजित है। अब हर एक अधिकरण में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि चैप्टर्स कितने हैं तो चैप्टर टोटल है 180, और चैप्टर को इसमें कहा गया है पराकरण, पराकरण चैप्टर को कहा गया है पराकरण। आइए बात करते हैं 29वां प्रश्न के बारे में। निम्न में से किसकी तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है? मतलब किस बुक की तुलना की जाती है मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है? तो ये की जाती है कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो बुक है इसकी तुलना की जाती है मैकियावेली के अर्थशास्त्र से। 30वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा निर्मित शाही महल जो है ये किस चीज से बना था? ज्वेलरीज, स्टोन्स मतलब पत्थर, बर्न्ट ब्रिक्स मतलब जले हुए ईंटें, या वुड से? तो किससे बना हुआ था? तो ये जो है ये वुड से बना हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य का शाही महल। 31वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख सबसे ज्यादा किसकी किताब में मिलता है? भाषा, अश्वघोष, विशाखदत्त या शूद्रक? तो ये सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है विशाखदत्त की किताब मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस में सबसे ज्यादा जिक्र मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का। 32वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था, किसको हराया था? पोरस, अलेक्जेंडर, सेल्यूकस निकेटर या अम्भी? तो ये हराया था सेल्यूकस निकेटर को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। 33वां प्रश्न, सिकंदर द्वारा नियुक्त सिंध और अफगानिस्तान के प्रशासक सेल्यूकस को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो वही हम लोग पिछले प्रश्नों में बात किए हैं, वो हराए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। तो 33 का हो जाएगा डी। 34वां प्रश्न, किसने चंद्रगुप्त मौर्य की उसकी शासन विस्तार में मुख्य रूप से मदद की थी? तो ये मदद किए थे चाणक्य ने, जिनका नाम कौटिल्य भी है और इनके बचपन का नाम है विष्णुगुप्त। हम लोग इसके बारे में पहले बहुत बार बात कर चुके हैं। इनकी जो शासन विस्तार था उसमें इन्होंने मुख्य भूमिका निभाई थी चाणक्य ने। 35वां प्रश्न, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग के अभिलेख नहीं, इससे तो नहीं होता है। अशोक का गिरनार अभिलेख से भी नहीं होता है, लेकिन रुद्र दमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इससे यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव जो है वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। 36वां प्रश्न, किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान की? तो ये पहचान किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा 36 का। 37, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन सा यूनानी राजदूत भारत यात्रा पर आया था? तो ये आया था मेगास्थनीज, जिसने किताब लिखी थी इंडिका नाम की। 38वां प्रश्न, मेगास्थनीज के पुस्तक का क्या नाम है? अभी मैंने बात किया था, तो इसका नाम है इंडिका। तो 38 का हो जाएगा डी। 39, इंडिका किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी ग्रीक भाषा में इंडिका लिखी गई थी। 39 का सी हो जाएगा। 40, मेगास्थनीज निम्न में से किस राजा का राजदूत था? तो ये राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का। तो 40 का हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेगास्थनीज जो था ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। 41,
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया? तो ये विभाजित किया था मेगास्थनीज ने टोटल 7 वर्गों में। और उन 7 वर्गों में क्या क्या थे? एक तो थे वाइज मेन, मतलब कि बुद्धिमान व्यक्ति, जो कि ब्राह्मणों को कहा गया। इसके अलावा फार्मर्स को इन्होंने रखा था अलग भाग, मतलब वर्गों में विभाजित करके। फार्मर्स के तो अलावा हर्ड्समैन, मतलब कि जो चरवाहे जिनको कहा जाता है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिशियल। इसके अलावा इन्होंने कहा आर्टिजन्स, जो कलाकार हैं, मतलब अलग अलग चीजें बनाते हैं, आर्टिजन्स। फिर सोल्जर्स, फिर इसके अलावा ओवरलुकर्स, जो ध्यान देने वाले हैं सबके ऊपर। तो इस तरीके से इन्होंने 7 वर्गों में भारतीय समाज को विभाजित किया था। 42 मेगास्थनीज द्वारा 7 वर्गों में विभाजित भारतीय समाज का उल्लेख विशेष रूप से किसमें है? तो यह है इंडिका में, जो कि मेगास्थनीज ने लिखी थी बुक इंडिका, इसी में है। तो 42 का डी हो जाएगा। आगे देखते हैं 43। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, तो वह है, मतलब किस स्रोत में पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो ये उपलब्ध है इंडिका में, जो कि मेगास्थनीज ने ही लिखा था, इंडिका। 44 देखते हैं। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा था? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज ने कहा था पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा। 45 निम्न में से किस मौर्य राजा ने दक्कन को जीता? तो दक्कन को जीतने वाले जो मौर्य राजा थे वो थे बिंदुसार। आप बिंबिसार से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। बिंबिसार जो था वो हर्यंक डायनेस्टी से था। हर्यंक डायनेस्टी का फाउंडर था बिंबिसार। बिंदुसार जो है यह मौर्य डायनेस्टी से, मतलब मौर्य राजा है ये बिंदुसार। तो इसी ने दक्कन को जीता था, बिंदुसार ने। 46 देखते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई थी? तो जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया इस बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। तो इनकी मृत्यु हुई थी धीमी भूखमरी से, जिसको सालेक्षण विधि भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा भूखे रहना है, खाने का सेवन नहीं करना है, इस तरीके से आपको अपने प्राण को त्यागने हैं जैन धर्म के अनुसार। तो स्लो स्टारवेशन से इनकी मृत्यु हुई थी। 47 चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का, तो इनके बेटे का नाम था बिंदुसार। तो ये भी मौर्य साम्राज्य से ही थे, तो इनके बेटे का नाम था बिंदुसार। 48 देखते हैं। किस मौर्य राजा को एमिट्रोचेटस या अमित्रघाता की उपाधि दी गई थी? तो ये दी गई थी बिंदुसार को। अमित्रघाटा का मतलब ये होता है कि मतलब स्लेयर ऑफ फोज, मतलब इनेमी, अपने जो इनेमी है, दुश्मन है, उनका संहार करने वाला। ठीक है, तो ये दिया गया था बिंदुसार को एमिट्रोचेटस की उपाधि। 49 बिंदुसार का बेटा कौन था? तो बिंदुसार का बेटा था अशोका द ग्रेट, मतलब अशोका द महान जो है वो बिंदुसार के ही बेटे थे। 50वां प्रश्न। अशोक किस वंश से संबंधित थे? तो ऑब्वियसली ये भी मौर्य वंश से ही संबंधित थे, जिसमें इनके पिता बिंदुसार थे। और 51वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किस मौर्य राजा ने अपने एक भाई को छोड़कर अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी हासिल किया? तो ये था अशोक। तो 51 का हो जाएगा सी, इन्होंने अपने 99 भाइयों को मारकर गद्दी हासिल किया था। 52वां। उस मौर्य राजा का नाम बताइए जिसने सत्ता हड़पने के लिए अपने बड़े भाई सुसीमा की हत्या कर दी? तो ये भी थे अशोका ही थे। तो 52 का हो जाएगा ए। 53 देखते हैं। किसके सबसे छोटे भाई का नाम था तिस्सा? तो ये थे अशोक। अशोक के जो सबसे छोटे भाई थे इनका नाम था तिस्सा। तो 53 का हो जाएगा सी। 54 देखते हैं। वह साधु या सन्यासी जिसने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रभावित किया? तो ये थे उपगुप्त। उपगुप्त ने प्रभावित किया था अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए। अशोक का वह पुत्र कौन था जिसे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश भेजा गया था? तो इनके उस पुत्र का नाम था महेंद्र, जिनको विदेश भेजा गया था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी तो सिर्फ 55 क्वेश्चन हुए हैं, अभी टोटल 116 क्वेश्चन इसमें मुझे लेने हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है वीडियो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। 56 कौन सी घटना या आयोजन अशोक की प्रशासनिक नीति में एक गहरा परिवर्तन लेकर आया? तीसरा बुद्धिस्ट काउंसिल, ये बिल्कुल गलत है। कलिंग वार, ये सही है। कलिंग वार के बाद, मतलब कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने लड़ाई झगड़ा छोड़ दिया था और इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो यही था वो, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कलिंग वार के कारण ही अशोक की जो प्रशासनिक नीति है उसमें बहुत गहरा परिवर्तन आया था। 57 अशोक ने कलिंग पराक्रमण
कब किया था आपको ये बताना है। तो अशोक ने आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व में। इन्होंने कलिंग जो कि उड़ीसा उस समय आज का उड़ीसा कह लीजिए, तो उस पर इन्होंने आक्रमण किया था। 58 अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया। तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं 59 कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपनाया। तो इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, कई बार बात कर चुके हैं। तो 59 का हो जाएगा ए। 60 देखते हैं अजरसन में क्या है। अशोक ने अपने 13वें अभिलेख में कहा कि उसने धम्म को अपनाया, ये बिल्कुल सही है। रीजन देखते हैं अशोक ने कलिंग युद्ध में बहुत कष्ट देखा था, जी ये भी बिल्कुल सही है। और जो रीजन है वो अजरसन को वेरीफाई कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। तो इसीलिए इसमें ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि बोथ जो है अजरसन और रीजन दोनों ही करेक्ट हैं, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है अजरसन को, क्योंकि 13वें अभिलेख में अशोक ने कहा कि उसने धम्म को अपना लिया बौद्ध धर्म के अनुसार, और उसने अपनाया इसीलिए क्योंकि कलिंग युद्ध में उसने बहुत रक्तपात देखा था। 61वां प्रश्न देखते हैं निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, आपको यह बताना है। अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका या कलिंग। तो इसका जो करेक्ट है वो है श्रीलंका। श्रीलंका जो है वो अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। 62 निम्न में से किसका एक नाम देवनामा पियदसी भी था। तो ये था अशोक का नाम, मौर्यन किंग अशोक, मतलब देवताओं के प्रिय। देवनामा पियदसी मतलब देवताओं के प्रिय, ये अशोक का ही नाम था। 63 निम्न में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था। तो ये था अशोक राजा जो था वो प्रायः जनता के संपर्क में ये रहता था। और ये देखिए जम्मू एंड कश्मीर पीएससी 2002 में ये प्रश्न आया हुआ है। 64 अशोक के शासन काल में एक बौद्ध परिषद किस जगह पर आयोजित हुआ था। तो टोटल 4 बौद्ध परिषद हुए थे। तो अशोक के शासन काल में कहाँ पे हुआ था। तो अशोक के शासन काल में हुआ था पाटलिपुत्रा में हुआ था। तो ये जो 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल था ये तीसरा था जो बौद्ध परिषद था। और यह कब हुआ था, यह हुआ था 250 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके अलावा जो पहला था, दूसरा था और चौथा था। तो पहला जो था वो हुआ था राजगृह में हुआ था, पहला जिसको राजगीर राज का कहा जाता है, राजगृह में हुआ था। दूसरा जो है वो वैशाली में हुआ था, और जो चौथा जो है वो कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो जो मैंने बौद्ध धर्म के ऊपर लेक्चर लिया उसमें सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर देखिए, 100 प्रश्न है, सारा टॉपिक कवर है उसमें। 65 श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की। तो श्रीनगर की स्थापना भी अशोक द्वारा ही हुआ था, अशोका द ग्रेट के द्वारा ही हुआ था। 66वां प्रश्न देखते हैं किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की। महाबली, वीर सिंघे, टिस या राणा सिंघे। तो वो कौन से श्रीलंकाई शासक थे। तो वो थे टिस। ये जो राजा थे टिस, इन्होंने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की पूरी कोशिश किए थे। 67 अशोक के किस अभिलेख में कलिंग वार की भयावहता का वर्णन है। भयावहता का मतलब है कि खतरनाक कितना था कलिंग वॉर, कितना उसमें रक्तपात हुआ था, उसका वर्णन किस अभिलेख में है। तो ये है 13th रॉक एडिक्ट जो है, इसमें है कलिंग वॉर की कितना खतरनाक था, कितना भयावह था वह वॉर, उसी के बारे में इसका वर्णन है। 68 देखते हैं निम्न में से किस अभिलेख पर अशोक का नाम उल्लिखित है। गुर्जर का अभिलेख, अहरौरा का, ब्रह्मगिरी का या सारनाथ का। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें से है गुर्जरा का जो अभिलेख था उसमें अशोक के नाम का वर्णन है। इसके अलावा और भी कई अभिलेख हैं जिसपे अशोक के नाम है, जैसे कि मस्की का जो अभिलेख मिला है उस पे है। इसके अलावा नेतर का जो मिला है उस पे भी है, अशोक का नाम उस पे उल्लिखित है। 69 देखते हैं निम्न में से किस अभिलेख पर अशोक का नाम उल्लिखित है। तो ये भी सेम प्रश्न है लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस अलग है। यहाँ पे पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा था गुर्जरा का जो अभिलेख था इस पे है, यहाँ पे ऑप्शंस में गुर्जरा नहीं है। लेकिन पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि इसके अलावा मस्की में भी था, नेतर में भी था। तो यहाँ देखिए मस्की यहाँ पे ऑप्शंस में है, माइनर रॉक एडिक्ट ऑफ मस्की। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा।
आइए देखते हैं 70। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है, आपको यह बताना किस शहर में। गिरनार, कांधार, पाटलिपुत्र या टोपरा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है पाटलिपुत्रा, यहाँ पे अशोक के शिलालेख नहीं मिले हैं। 71। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, सिर्फ आपको वो स्तंभ का नाम बताना है। भास्त्री का लघु स्तंभ, रुम्मिनदेई स्तंभ, कीन स्तंभ या भबरू स्तंभ। तो किसमें है, तो ये है भबरू जो पिलर है, भबरू स्तंभ, इसमें अशोक ने खुद को, अपने आप को मगध का सम्राट बताया है, भबरू पिलर पे जो लिखा है उसमें। 72 देखते हैं। निम्न में से किस दक्षिण साम्राज्य का अशोक के अभिलेखों में उल्लेख नहीं है। चोला, पांड्या, सतियापुता या सतवाहना। तो यहाँ पे जो चारों हैं ये चारों ही दक्षिण के साम्राज्य हैं। तो अशोक के जो अभिलेख मिले हैं इतने सारे, उसमें से किसमें है कि मतलब उसमें दक्षिण साम्राज्य का उल्लेख है ही नहीं, तो वो कौन सा है, तो वो है सतवाहना। मतलब सतवाहना जो दक्षिण साम्राज्य है उसका उल्लेख अशोक के किसी भी शिलालेख या अभिलेख में नहीं है। 73 देखते हैं। अशोक का एक अभिलेख उत्तरांचल के किस जगह पर मिला है। तो ऑप्शंस में है देवप्रयाग, कलसी, केदारनाथ या ऋषिकेश। तो ये है कलसी। यहाँ पे जो अशोक का एक अभिलेख है जो कि उत्तरांचल में मिला है और वो जगह है कलसी में। 74 देखते हैं। अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश या हिंदी। तो अशोक के अभिलेखों में प्राकृत भाषा का उपयोग हुआ है। तो भाषा प्राकृत था, लेकिन जो स्क्रिप्ट था वो था ब्राह्मी स्क्रिप्ट था उस पे। 75 देखते हैं। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। मतलब ये जो जगह है वहाँ पे जो अभिलेख मिले थे तो उससे पता चलता है कि मौर्य काल में जब अकाल, सूखा, इस तरीके से जो दैवीय प्रकोप आए थे तो उस समय राज्य मतलब बढ़ चढ़कर मदद करती थी सारी जनता का। तो कहाँ के अभिलेखों से ये पता चला है। महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश, ये या तो फिर सोहगौरा मस्की, महास्थान कलसी या भबरू सारनाथ। तो कहाँ के अभिलेखों से आपको ये पता चलता है, तो ये जो है महास्थान बांग्लादेश और सोहगौरा उत्तर प्रदेश, यहाँ जो अभिलेख मिले हैं इससे ये पता चलता है कि राज्य सरकार दैवीय प्रकोप के समय उस समय राहत कार्य करती थी। 76 कहाँ से अशोक ने द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मतलब अशोक के द्विभाषाई कौन कौन से, दोनों भाषा, ग्रीक और आरामाइक, इस टाइप के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। तो ये प्राप्त हुए हैं शर-ए-कुना कांधार से। कांधार कहाँ है, अफगानिस्तान, वहां से ये प्राप्त हुए हैं। 77 अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सबसे पहले किसने समझा। मतलब उस भाषा को किसने डिकोड किया सबसे पहले। ऑप्शंस में है जेम्स प्रिंसेप, एच.डी. सांकालिया, एस.आर. गोयल या वी.एन. मिश्रा। तो वो सबसे पहले थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोक के ब्राह्मी अभिलेख को सबसे पहले डिकोड किया था। 78 विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपेयर ऑन द अबेकस ऑफ द सारनाथ लायन कैपिटल ऑफ अशोका। अशोका का जो सारनाथ लायन कैपिटल का मतलब अबेकस है उसमें कौन से जानवर इसमें से नहीं है, तो आपको ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए बुल तो है ही, एलिफेंट भी है, हॉर्स भी है, लेकिन डियर जो है ये नहीं है, तो बी यहाँ पे गलत हो जाएगा। डियर की जगह चौथा जानवर कौन सा है, तो वो है लॉयन। 79 निम्नलिखित में से किसे अशोक द्वारा अपने राज्य में प्रशासनिक न्याय के लिए नियुक्त किया गया था। शर्माना, कुमार अमात्या, रजुका या उपारिका। तो ये नियुक्त किया गया था रजुका को प्रशासनिक न्याय के लिए अशोक द्वारा अपने राज्य में नियुक्त किया गया था। प्रश्न नंबर 80 अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था। तो अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र को भेजा था श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। 81 अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था। प्रश्न सेम ही है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा अलग मिलेगा, इसलिए क्योंकि महेंद्र तो है ही, लेकिन इनका बेटा था अशोक का, लेकिन जो बेटी थी संघमित्रा, इनको भी इन्होंने भेजा था
श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ए एंड बी बोथ हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे और बेटी दोनों को, बेटे का नाम महेंद्र था, बेटी का संघमित्रा था। 82 देखते हैं, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का जो अशोक के मरने के बाद जो इनका उत्तराधिकारी हुए थे वो कौन थे? तो वो थे कुणाल। कुणाल थे मरने के बाद इनका उत्तराधिकारी। 83 मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो ये हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, मुद्रा राक्षस के लेखक थे विशाख दत्त। 83 का हो जाएगा ए। 84 देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था? तो वो थे चाणक्य, पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं, जिनका कौटिल्य भी नाम था और इनके बचपन का जो नाम था वो था विष्णुगुप्त। 85 देखते हैं, मौर्य काल के समय सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन सा था? तो उस समय सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र जो था वो था तक्षशिला। तक्षशिला। तो 85 का हो जाएगा सी। 86 देखते हैं, निम्न में से कौन सा सबसे पुराना वंश था? यहाँ पे दिए गए ऑप्शंस में से मौर्य, गुप्ता, कुषाणा या कण्व, तो इसमें से कौन सा था? तो दिए गए ऑप्शंस में सबसे पुराना जो था वो मौर्य वंश ही था, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं और पहले इसके बारे में बात कर चुका हूं कि कब से कब था मौर्य वंश कई बार। 87 सांची स्तूप को किसने बनवाया था? तो सांची स्तूप बनाया गया था अशोक के द्वारा, मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था सांची का स्तूप। 88 सांची के महान स्तूप कहाँ है? आपको ये बताना है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश। तो ये है मध्य प्रदेश में। सांची के जो महान स्तूप है वो है एमपी में। 89 सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन टाइप का है, बौद्ध टाइप का है, मुस्लिम है या तो फिर ईसाई है? तो ये जो है सांची का आपको बताना है किस कला का ये विरूपण करता है। तो ये बुद्धिस्ट मतलब बौद्ध कला का ये कला या मूर्ति कला का निरूपण करता है। 90 स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं? महाभिनिष्क्रमण के, धर्म चक्र प्रवर्तन के, महापरिनिर्वाण के या समाधि के? ये चारों अलग अलग नाम है बौद्ध धर्म के अनुसार। महाभिनिष्क्रम जब महात्मा बुद्ध ने गृह त्याग किया था। धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है जब इन्होंने पहला उपदेश दिया था, फर्स्ट सर्मन। अगर आप लोगों ने बौद्ध धर्म के ऊपर का लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग प्लीज उसको देखिए, इसमें सब सारे ही टॉपिक पे उस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं। 100 प्रश्न मैंने लिए थे और अगर आपने उसको पढ़ लिया तो ये प्रश्न आप आसानी से सोल्व कर देंगे। और महापरिनिर्वाण होता है मृत्यु। तो ये जो स्तूप है ये किसके प्रतीक माने जाते हैं? ये महापरिनिर्वाण के प्रतीक माने जाते हैं। तो 90 का आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। 91 राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार 7वां सिद्धांत कौन सा है? राज्य का सप्तांग सिद्धांत तो जो दिया गया था उसके अनुसार जनपद, दुर्ग, मित्र या कोशा? तो ये जो था सप्तांग के अनुसार वो था मित्रा। जो 7वां था वो था मित्रा। इसके अलावा जो था वो देखिए, सबसे पहला जो था वो था किंग, दूसरा जो था सप्तांग के अनुसार वो था अमात्या, तीसरा जो था जनपद, जो हमारे यहाँ ऑप्शन ए में है इस क्वेश्चन में, ये जनपद ये पहला था, है ना। इसके अलावा अमात्या दूसरा था, जनपद तीसरा था, कोशा, ये जो कोशा है ये चौथा था, कोशा चौथा था। उसके बाद दंड था पांचवा, दंड जो था ये था पांचवा, है ना। और उसके बाद मित्र जो था वो था 7वां। यहाँ पे मित्र दिया गया है, ये था 7वां। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। आइए और बात करते हैं 92। यहाँ पे 2 कॉलम दिए गए हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। आपको यहाँ पे से चुनना है कि किनका नाम उपनाम क्या था। चंद्रगुप्त का उपनाम क्या था, बिंदुसार का क्या था, अशोक का क्या था, चाणक्य का क्या था। तो अशोक का जो था देव नाम प्रियदर्शी था, मतलब देवताओं के प्रिय। तो सी का तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो सी का 1 देखिए सिर्फ एक ही में, ऑप्शन सी में, तो ऑटोमेटिकली हम लोग यहाँ से चुन लेंगे कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का जो था वो था सेंड्रोकोटस। बिंदुसार का था अमित्र घाटा, मतलब दुश्मनों का संहारक। चाणक्य के बचपन का नाम था विष्णुगुप्त। तो यहाँ पे सारे मैचिंग्स करेक्ट हो गए। 93 चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी 2007 में। चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट पटना में जो है उसकी स्थापना 2007 में की गई थी। 93 का हो जाएगा बी। 94 देखते हैं, मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता था?
भवन निर्माण अधिकारी को, सड़क निर्माण अधिकारी को, कृषि विभाग के अधिकारी को या माप तौल के अधिकारी को। तो ये कहा जाता था सड़क निर्माण के अधिकारी जो होते थे, रोड कंस्ट्रक्शन ऑफिसर, उनको कहा जाता था एग्रोनोमाई। एग्रोनोमाई। 95 देखते हैं। निम्न में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंदुसार। तो ये थे संस्थापक, तो ये तो थे ही। इनका बेटा था बिंदुसार, ये भी थे। इनका बेटा था अशोक, ये भी थे। लेकिन अजातशत्रु जो है वो मौर्य वंश के शासक नहीं थे, ये हर्यंक वंश के शासक थे। हर्यंक वंश के शासक थे। ये महाजनपद काल में मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर देखिए। 96 अंतिम मौर्य शासक कौन थे? तो अंतिम मौर्य शासक थे बृहद्रथ। ये अंतिम मौर्य शासक थे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। 97 अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ जो थे कि 185 ईसा पूर्व में किसने हत्या कर दी थी? अंतिम मौर्य राजा जो थे बृहद्रथ, उनकी हत्या किसने की थी? तो ये किया गया था पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था इनका हत्या। ये पुष्यमित्र शुंग जो थे इनके कमांडर इन चीफ थे बृहद्रथ के, और इन्होंने अपने राजा को ही मार दिया। तो 97 का हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर 98 मौर्य वंश के ठीक बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया? तो अभी पिछले प्रश्न में हम लोगों ने बात किया था कि अंतिम जो मौर्य राजा थे बृहद्रथ, इनकी मृत्यु किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने। तो यही पुष्यमित्र शुंग ने इनकी मृत्यु करने के बाद शुंग वंश की स्थापना किए थे। तो मौर्य वंश के ठीक बाद मगध पर किस वंश का शासन हुआ? शुंग वंश का। और शुंग वंश का शासन कब हुआ? 185 बीसी से लेकर चला था ये 73 बीसी तक। देखिए पिछले प्रश्न में कब हत्या किया गया था? 185 बीसी में, और 185 बीसी में ही इन्होंने शुंग वंश की स्थापना कर दी, और जो कि चला 73 बीसी तक। आइए अगला देखते हैं। 99 मौर्य समाज में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? तो इस समाज में, मौर्य समाज में प्रचलित जो मुद्रा था उसका नाम था गेज, मतलब पर्ण। ये जो मुद्रा था ये था चांदी का सिक्का था, मतलब चांदी का ये सिक्का था, सिल्वर कॉइन था। और उस समय जो गोल्ड का कॉइन चलता था, गोल्ड कॉइन, उसका नाम था निष्क। निष्क या तो फिर सुवर्ण। सुवर्ण ये नाम था। ये गोल्ड के सिक्के का नाम था, और ये चांदी के सिक्के का, मतलब सिल्वर कॉइन का नाम था गेज। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 100 मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? स्पाइज, उसको क्या कहा जाता था? संस्थान, गूढ़ पुरुष, संचारी या ये सभी? तो मतलब ये जो गुप्तचर थे उनका नाम था गूढ़ पुरुष, मतलब सीक्रेट एजेंट्स। तो ये भी दो तरह के थे। एक होते थे संस्थान, मतलब जो एक जगह आराम से रह कर करते थे, मतलब जो स्टेशनरी होते थे। जैसे राजा का जो कार्यकाल चलता था, जो मतलब कोर्ट लगता था, वहां पे ये एक जगह रह के गुप्तचरी करते थे, उनको संस्थान कहा जाता था। और जो वांडरर थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाकर गुप्तचरी करते थे, उनको संचारी कहा जाता था। तो इस तरीके से ए बी सी तीनों ही नाम थे गुप्तचरों के। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। गूढ़ पुरुष का मतलब होता है सीक्रेट एजेंट्स, और वैसे सीक्रेट एजेंट्स जो राजा के कोर्ट में रहकर करते थे उनको संस्थान कहा जाता था, और जो एक जगह से दूसरे जगह जा जाकर गुप्तचरी करते थे उनको संचारी कहा जाता था। प्रश्न नंबर 101 किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, ऐसा अशोक ने कहा था। तो यह किस शिलालेख में ऐसा ये लिखा हुआ है, मतलब अंकित है? दूसरे, चौथे, पांचवे या छठे? तो ये छठे शिलालेख में ऐसा अंकित है, मतलब लिखा हुआ है। प्रश्न नंबर 102 निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चांडालिका, चारुलता, गौतमी या कारुबाकी? तो इनकी ये जो पत्नी थी कारुबाकी, इनसे सम्राट अशोक बहुत ज्यादा प्रभावित थे। 103 बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या वैशाली? तो बिंदुसार ने अपने बेटे यानी कि अशोक को विद्रोहियों को कुचलने के लिए भेजा था तक्षशिला में। 104 मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते थे? तो ये जीते थे पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने, जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। इन्होंने ही सबसे पहली बार मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र को
जीता था। 105 किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक, अकबर, बिंदुसार या चंद्रगुप्त मौर्य? तो ये थे महान मौर्य सम्राट जो थे अशोका। इन्होंने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर ही राजवंश की स्थापना की। प्रश्न नंबर 106 अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अधर्मागधी, शौरसेनी, मगधी या अंगिका? तो इन्होंने एक रूपता से जिस प्राकृत का प्रयोग किया है वो है अधर्मागधी। 107 अशोक के मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है और शहबाजगढ़ी ये भी पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे जो ज्यादातर अभिलेख मिले हैं उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? हैं वो अशोक के ही अभिलेख, लेकिन यहाँ पाकिस्तान में मिले हैं मानसेहरा और शहबाजगढ़ी, तो वहाँ पे किस लिपि का सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है? तो वो लिपि है खरोष्ठी लिपि। 107 का हो जाएगा ए। 108 निम्नलिखित में से कौन मौर्य कला का एक सबसे अच्छा ज्ञान प्रतिमान है? मतलब यहाँ से मौर्य काल के बारे में सबसे अच्छा ज्ञान मिलता है। पिलर से मतलब स्तंभ से, स्तूप से, गुफा निर्माण से या चैत्य से? तो ये मिलता है पिलर से। पिलर मतलब स्तंभ। तो 108 का हो जाएगा ए, पिलर से मिलता है। 109 मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? सीता का मतलब क्या होता था? एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि मतलब वेस्टलैंड? तो यह है राजकीय भूमि से प्राप्त जो आय होती थी उसे कहा जाता था सीता। 110 मौर्य काल में प्रचलित विष्टि क्या थी? एक रिलीजियस टैक्स मतलब धार्मिक कर था, भूमि कर था, सिंचाई कर था, या तो फिर जो बलपूर्वक जो मतलब श्रम करवाया जाता है या निःशुल्क श्रम करवाया जाता है वो था। क्या था? तो विष्टि था फोर्स्ड लेबर मतलब जबरदस्ती किसी से लेबर करवाना, काम करवाना और उसके बदले पैसे ना देना मतलब फ्री लेबर करवाना, उसी को कहा जाता था विष्टि। 111 भारतीय लोगों को लेखन की कला नहीं आती है, यह किसका कथन है? कौटिल्य का, प्लिनी का, प्लूटार्क का या मेगास्थनीज का? तो ये कथन था मेगास्थनीज का, जिनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। इनका कथन था कि भारतीय लोगों को लेखन की कला नहीं आती है। 112 किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा जो कि सीरिया के एंटियोकस थे, एंटियोकस प्रथम, उनसे मतलब गुजारिश किया था कि हमारे लिए अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजिए? मतलब ऐसा उन्होंने आग्रह किया था सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम से। तो किसने आग्रह किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या बृहद्रथ ने? तो यह किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार के द्वारा। 113वां प्रश्न किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था? तो यह होता था आषाढ़ से, जो कि जुलाई महीने में होता है लगभग, उसी को कहते हैं आषाढ़। तो आषाढ़ से ही शुरू होता था। 114 किस शिलालेख में अशोक ने यह घोषणा किया है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो यह किया गया था अशोक का एक सेपरेट मतलब इंस्क्रिप्शन था, एक अलग ही शिलालेख था जिसका नाम था सेपरेट कलिंग इंस्क्रिप्शन। तो इसी में उसने यह घोषणा किया था। 115 कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? मतलब खास करके कलिंग वॉर के बाद का है, तो यही है कलिंग का जो एक पृथक शिलालेख था, वो एक ऐसा शिलालेख था जो कि ये मतलब दिखाता है कि अशोक आंतरिक रूप से कितने दुखी थे। 116 अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, तो निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया है? अफगानिस्तान, चाइना, बर्मा या नेपाल? बर्मा मतलब उस समय म्यांमार को बर्मा कहा जाता था। तो कहाँ मिला था? तो ये मिला था अफगानिस्तान में। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो 116 का हो जाएगा ए। तो इस तरीके से टोटल 116 प्रश्न हमारे समाप्त हुए हैं। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही उत्तर दिए हैं। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।